नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारे बाल अवस्था एवं बाल विकास यानी सीडीपी की पूरी क्लास लाइन बाय लाइन चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंध, यानी अभिप्रेरणा का अधिगम से क्या संबंध है। आज के इस टॉपिक में हम शानदार सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। यहाँ पे प्यारे साथियों अगर हम देखें तो अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन भी कहते हैं। आज हम अभिप्रेरणा और इस अभिप्रेरणा का इस अधिगम से क्या संबंध है, ठीक है, इस अधिगम से क्या संबंध है, यानी इस अभिप्रेरणा का इस अधिगम के लिए क्या महत्व है और इसके बिना इस अधिगम को क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द लैटिन के मोटम शब्द से बना है। यह किस शब्द से बना है प्यारे साथियों? मोटम शब्द से, है ना। यह मोटम शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गति करना। गति करना मतलब किसी भी कार्य के प्रति जब हमें कोई मोटिवेशन प्राप्त होता है तो उस कार्य को हम और तेज गति से संपन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम साइकिल सीखते हैं तो जब कोई हमें मोटिवेट करेगा कि नहीं तुमको सीखना चाहिए, तुम सीख जाओगे जल्दी, तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को करने में और गति प्रदान करते हैं, यानी उस कार्य को करने में हम और अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण हमें गति प्रदान होती है। तो एक तरह से होता है कि मोटिवेशन का मतलब होता है गति करना या कार्य के प्रति जो है तो बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, मोटिवेशन कैसी होती है? एक आंतरिक शक्ति होती है, इसके लिए कोई बाहरी बल नहीं लगाना पड़ता। यह एक आंतरिक शक्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह शक्ति होती है, ठीक है। मोटिवेशन वह प्रक्रिया है जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, गतिशील या सक्रिय हो जाता है। जैसे आपका एक भाई पढ़ रहा है, ठीक है, और आप भी पढ़ने बैठे हैं, लेकिन आपके पिताजी आए, आपके पिताजी ने देखा कि एक बड़ा भाई जो है, ये बड़ा भाई पढ़ रहा है और छोटा भाई नहीं पढ़ रहा और किताब खोले बैठा है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आपके पिताजी ने कहा कि पढ़ लो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ, आपको एक मोटिवेशन प्राप्त हुआ कि आप पढ़ लोगे, आगे बढ़ के कुछ ना कुछ बन जाओगे, आपके जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो पिताजी ने क्या किया, एक मोटिवेशन का ही वहाँ पे काम किया। उस मोटिवेशन के बाद बच्चे, जब पिताजी ने यह बोला तो बच्चा क्या करने लगा, वह पढ़ने लगा, है ना। वो पढ़ने लगा और जो है तो उससे क्या होगा, उसके बाद वह क्या गतिशील हो गया और सक्रिय हो गया। तो इस प्रकार जो है तो मोटिवेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है और इससे व्यक्ति क्या हो जाता है, गति करता है, यानी आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि मोटिवेशन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो पहली विशेषता हमारी कि सीखने का स्वर्ण पथ है। यानी जब हमें मोटिवेशन होगा, जब हमें अभिप्रेरणा मिलेगी, तो हम सीखने का क्या करेंगे, सीखने की राह पर चलेंगे। यानी जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो उस काम में हम अपना मन लगाएंगे, अपना तन लगाएंगे, है ना, जिससे हम उस कार्य को सफल कर सके। फिर यह हृदय से संबंधित है, सर्वोत्तम सोपान है, मुख्य कारक तथा अधिगम की प्राणवायु है। ये कौन है? मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन अगर हमें लगातार प्राप्त होता है तो हम जो है तो अपने अधिगम को, अपने कार्य को अधिक और सकुशल रूप से संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या है, अभिप्रेरणा साध्य नहीं साधन है। अभिप्रेरणा क्या है, यह साध्य नहीं है, साध्य नहीं है और यह एक साधन है। अभिप्रेरणा क्या है, एक साधन। तो यहाँ पे साध्य की अगर बात करें कि मान लीजिए आपको खाना खाना है, तो यहाँ पे ये खाना क्या है, खाना एक साध्य है,
लेकिन भूख क्या है? भूख एक साधन है। तो आपको भूख लगी, भूख यानी आपको अभिप्रेरणा यानी महसूस हुआ कि मुझे भूख लग रही है। तो जब मुझे भूख लग रही है तो भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? खाना खाऊंगा। तो खाना हमारा क्या हो गया? एक साध्य हो गया। और भूख हमारी क्या हो गई? एक साधन हो गई, है ना। साधन यानी भूख हमारी साधन है और जो भोजन है वह हमारा साधन। इसी प्रकार जो अभिप्रेरणा है यानी जो मोटिवेशन है, जो मोटिव है, वह एक साधन का कार्य करता, ना कि एक साध्य का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। कौन करती है? मोटिवेशन। यानी हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के प्रति हम क्या हो रहे हैं? ढील पड़ रहे हैं। यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या आ रही है। लेकिन जैसे ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा या फिर जैसे ही हम कोई, जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनना, ठीक है, आपको टीचर बनना या मुझे टीचर बनना है, लेकिन मैं जब मेरे सामने कोई टीचर आ जाएगा तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन आ जाएगा कि अरे ये तो टीचर बन गया, ये भी मेहनत किया होगा, तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए, ताकि मैं जो एमपी टेट या किसी भी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करके चयन परीक्षा में मैं शामिल होके जो है तो उसे क्वालिफाई करके मैं एक शिक्षक बन सकूं। तो यह निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन प्रेरित करती है? मोटिवेशन। अगर कोई सामने वाला पुलिस वाला है और वो हमारी उम्र का है और वो पुलिस में है तो हमें भी लगेगा कि हम भी इतनी तेज़ी से मेहनत करें कि हम भी पुलिस में हो जाएं, हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। लेकिन इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? मोटिवेशन की। ठीक है, चलिए। मोटिवेशन अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। जो व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, जो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसमें किसी भी कार्य को प्रति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें क्या होती है? निरंतरता होती है। लेकिन वह जो है तो अपने कार्य को बड़े ही ईमानदारी और बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न करता है, जिससे वह बाद में सफल हो जाता है। व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है ना। तो एक तरह से मोटिवेशन किसका कार्य करती है? यह ऊर्जा का कार्य करती है। लेकिन जैसे हमने आपको उदाहरण दे दिया कि सामने वाला पुलिस वाला है और आप 16 साल के हैं या 17 साल के हैं, और सामने वाला भी जो बालक है और वह पुलिस में वह 16 या 17 साल का है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन जागृत होगा, एक अभिप्रेरणा जागृत होगी कि ये हमारी सह उम्र का है और यह नौकरी करता है, यह पुलिस में है, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर भी मोटिवेशन जागृत होगा कि हम भी मेहनत करें, हम भी इस लगन और इस तरीके से पढ़ें कि हम जो है तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। लेकिन ऊर्जा मोटिवेशन वहाँ पे क्या करता? वहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन करता है। जो हमारी ठंडी ऊर्जा थी उस ऊर्जा को क्या करता है? वह गर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोटिवेशन व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। यानी जब व्यक्ति मोटिवेटेड होता है तो वह क्या कार्य करता है? वह एक चयनात्मक क्रियाएं करता है। चयनात्मक क्रियाएं कैसे? हमने आपको उदाहरण दे दिया कि सामने वाला पुलिस वाला बंदा है, आपने देखा, आपके मन में भी एक मोटिवेशन आ गया कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, और आप वो सारे कार्य करोगे जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सहायता प्रदान करते हैं। जैसे पुलिस का एग्जाम निकालने के लिए जीएस, रीजनिंग, मैथ, है ना, ये विज्ञान, ये सारे ज्ञान, विषय ज्ञान, तो आप इन सब में इतनी मेहनत करेंगे कि आपका जो है तो यह चयन क्रियाएं संपन्न हो सके। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहली परिभाषा गुड ने क्या कहा है कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। तो गुड महोदय ने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि जो मोटिवेशन है वह किसी भी कार्य को प्रारंभ करने यानी शुरू करने और उस काम को जारी रखने और उस कार्य को नियंत्रित करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। जैसे आपको शिक्षक बनना है, ठीक है, आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए आपने क्या किया? पढ़ना जारी किया, पढ़ना प्रारंभ किया, ठीक है,
और उस पढ़ना जो प्रारंभ किया फिर उसे क्या लगातार आपने जारी रखे हुए है, यानी आप समय सीमा में पढ़ रहे हैं, है ना। समय सीमा में पढ़ने के बाद अब अगर कोई समस्या आती तो आप उस समस्या को क्या करते हैं, नियंत्रित करने की करते हैं। तो ये लगातार एक प्रक्रिया चल रही है, किसके माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से। तो इसी प्रकार जो गुड महोदय ने कहा कि अभिप्रेरणा जो है तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, उस कार्य को जारी रखने और उसे नियंत्रित करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन सीखने के लिए सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी अगर हम कोई काम सीखते हैं या फिर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये केवल पढ़ाई में नहीं लागू होती। आप अगर कोई इंजीनियरिंग वाला काम सीखते हैं या फिर कोई है ना मैकेनिकल वाला काम सीखते हैं, तो जब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो प्रेरणा सीखने के लिए क्या है, एक सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी अगर हम मोटिवेट होंगे तो हम उस कार्य को आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या है, क्रेंच एवं क्रेचफील्ड क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यानी अभिप्रेरणा हमारे किसका उत्तर देती है, क्यों का। जैसे आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे क्या है, मुझे आर्मी में जाना है। तो मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन ये हमारे क्या है, क्यों है, क्योंकि हमें आर्मी में क्यों जाना है, क्योंकि आर्मी में जाएंगे तो हमारा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो उसके लिए हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो मोटिवेट होंगे तब ना हम हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जो है तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार जो है तो मैकडोनाल्ड क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। ये यानी जब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा आता है तो हमारे अंदर क्या एक ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यानी जो हमारी यहाँ पे ठंडी ऊर्जा थी वह ऊर्जा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यानी है ना, अभी हम ठंडे बैठे थे ठंडे बस्ते में, अब जब हमारे पास मोटिवेशन आएगा, यानी जब सामने वाला आगे बढ़ जाएगा तो हमें भी मोटिवेशन आएगा, तो हम भी उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब तक स्वयं को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता उसे कुछ नहीं पढ़ा सकती, है ना। इसलिए अध्यापक का सबसे पहला कार्य विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करना। यहाँ पे सीधी सी बात है कि विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी हो, मैं हूँ, आप हो, हम तब तक पढ़ने के लिए स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे जब तक हमें कुछ क्या यहाँ पे कि विद्यार्थी जब तक स्वयं को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा उसे कुछ नहीं पढ़ा सकते। यानी बच्चा अगर पढ़ने का मन नहीं है उसका, तो आप उसको कुछ भी पढ़ाइए, कितना भी अच्छे से पढ़ाइए, कितने भी सुंदर ढंग से पढ़ाइए, बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिक्षक का यह कार्य है कि वह बच्चों के अंदर पढ़ने की इच्छा को जागृत करे। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे आप है, ठीक है, अब आपका दोस्त क्या कहता है कि आपका दोस्त कहता है कि चलो चले कहाँ, घूमने। आपका मन नहीं है कि हम घूमने जाएं, तो वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी लालच दे ले, आप घूमने नहीं जाएंगे, है ना। तो आप, क्योंकि आप घूमने क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आप प्रेरित नहीं है, आप मोटिवेशन नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आप मोटिवेशन हो जाएंगे, यानी आपको अगर वो लालच दे देगा कि चलो 2-2 सुट्टा हो जाएगा, है ना, 1-1 पैक हो जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, तुरंत मोटिवेशन में आ जाओगे कि हाँ हमें मिलेगा, सिस्टम जमेगा तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो इस प्रकार जो है तो हम इसके अंदर आपने रुचि, इस आपका जो दोस्त है आपके अंदर रुचि पैदा कर दिया, जिसके कारण आप घूमने को तैयार हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, उदाहरण से बड़ा जल्दी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक आंतरिक और प्राकृतिक। इसी को हम सकारात्मक आंतरिक और प्राकृतिक कहते हैं, यह जो है तो, और दूसरी है नकारात्मक बाहरी या कृत्रिम। यह हमारी मूलभूत जो है तो अभिप्रेरणा है और ये कृत्रिम है। जैसे सकारात्मक में क्या है कि यह स्वयं से उत्पन्न होती है,
यानी यह अभिप्रेरणा जो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वह उसे जो है तो उत्पन्न करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती। यह जो है तो स्वयं से उत्पन्न होती, यह व्यक्ति के अंदर आंतरिक होती है और यह स्वयं से उत्पन्न होती है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, कार्य करने में आनंद आता है, यानी जब हमारे अंदर स्वयं जो ऑटोमेटिक जो मोटिवेशन उत्पन्न होगा, तो अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो हमें क्या आएगा, आनंद आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यह मैं अपने आप में, मेरे अंदर खुद ये मोटिवेशन आया, अभिप्रेरणा आई कि नहीं मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे उनका क्या होगा, भला होगा। और इस कार्य को यानी आपको पढ़ाने में, जो ये मैं पढ़ाने रूपी कार्य कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या आ रहा, मुझे आनंद आ रहा, मुझे मज़ा आ रहा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कार्य स्वयं की इच्छा से करते हैं, यानी इसमें किसी बाहरी इच्छा की आवश्यकता नहीं पड़ रही कि मेरा दोस्त बोल दिया कि नहीं तुमको पढ़ाना चाहिए, है ना, उसने मुझे मोटिवेट कर, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और मैं जो है तो ये मेरी स्वयं की इच्छा, इसमें कोई बाहरी कारक अब वो इन्वॉल्व नहीं है। यह मेरी एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है, यह मेरी आंतरिक है और यह मेरी प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए दूसरी क्या है, नकारात्मक बाहरी या कृत्रिम। जैसे नकारात्मक बाहरी या कृत्रिम, बाहरी प्रभाव के कारण उत्पन्न। जैसे बाहरी प्रभाव के उत्पन्न कारण, यानी मुझे किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं लल्ला तुमको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ाते, तुम्हारे पढ़ाने का अच्छा तरीका है और तुम्हारे पढ़ाने से क्या बच्चों में क्या आती, समझ आती है। तो यह क्या है, यह एक बाहरी प्रभाव के कारण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि पुरस्कार, लक्ष्य, दंड, प्रशंसा, प्राप्त, निंदा, भय, इस कारण क्या होता है, व्यक्ति मोटिवेट। जैसे आपके पिताजी ने क्या कहा कि तुम ये कार्य कर लो, आप तुमको पुरस्कार मिलेगा, अगर तुम 2 से 5 तक का पहाड़ा सुना दोगे तो तुमको जो है तो 100 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप क्या होंगे, वहाँ पे मोटिवेटेड होंगे कि अगर मुझे पुरस्कार मिलेगा तो मुझे पढ़ना चाहिए, आप तुरंत पढ़ लिया। अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे आज 2 से 5 तक का पहाड़ा पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे आप मोटिवेटेड हो गए। दंड, अगर पिताजी ने क्या किया कि अगर तुम 1 से 5 तक का पहाड़ा नहीं सुनाओगे तो तुम्हारी ठुकाई होगी, यानी तुम्हारी पिटाई होगी, तो आप वहाँ पे पिटाई के डर से तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ोगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मा क्या करती है कि पहले से गाते लालच देगी, जब लालच नहीं देगी तो फिर डराएगी कि तुम पढ़ लो, नहीं तो आज तुम्हारी पिटाई करेंगे पापा आके। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ेगा। ठीक है, प्रशंसा, अगर आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी कि अरे लल्ला तो बड़ा पढ़ता है, बड़ा मेहनत करता है, इसके जैसा पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है पूरे मोहल्ले में, तो आप क्या करोगे, तुरंत पढ़ना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि वहाँ की पे आपकी क्या हो गई, प्रशंसा हो गई। ठीक है, निंदा का डर, जैसे मैं आपको इसी तरह बढ़िया एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। अब निंदा की बात करें तो आप मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, आपका बगल वाला जो दोस्त है या फिर है ना जो बच्चे हैं वो अच्छा पढ़ते हैं और आपकी क्या हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है, विद्यालय में निंदा हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि आज मेरी निंदा ना हो, मेरी बेइज्जती ना हो, तो आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेटेड चाहे किसी भी तरीके से हो, आप चाहे लक्ष्य के या फिर लालच के या फिर प्रशंसा के, तो आप मोटिवेटेड होते हो, तो आप क्या है, आप पढ़ाई करोगे तो आपकी निंदा नहीं होगी विद्यालय में। जैसे मान लीजिए स्कूल के टीचर ने कहा कि आप जनसंख्या के 5 टॉपिक याद, 2 टॉपिक याद करके आइए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। जैसे बढ़ती आबादी, गरीबी, तो आपने याद कर लिया, सभी बच्चों ने याद कर लिया, आपने भी कक्षा में सुना दिया तो आपकी भी प्रशंसा हो गई, नहीं तो अगर ना सुना पाते तो आपकी निंदा हो जाती है ना। फिर क्या होता, भय, भय के कारण भी व्यक्ति क्या करते, कार्य करते हैं। जैसे भय क्या, जैसे आप के मन में भय है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं कक्षा 9 फेल हो जाऊंगा, तो आपके मन में ये भय है, तो उस भय के कारण आप पढ़ाई करते हैं ताकि आप फेल ना हो, नहीं तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं फिर क्या है
कि शिक्षक को जहाँ तक हो सके आंतरिक अभिप्रेरणा का उपयोग करना चाहिए। जैसे शिक्षक, मान लीजिए आप एक शिक्षक या मैं शिक्षक हूँ, तो मुझे यह प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने बालक के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति ऐसा कार्य करूँ, ऐसे मोटिवेशन करूँ कि वह आंतरिक रूप से, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें सोपानों की या स्रोत की, तो पहले क्या होती है, आवश्यकता होती है, फिर चालक होता है, उद्दीपक और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है, तो यहाँ पे अगर जो मोटिव है, यहाँ पे एम है, यह हमारा अभिप्रेरणा है। एन का मतलब होता है नीड, और डी का मतलब होता है चालक या डाइवर्ट, और इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव यानी उद्दीपक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए, ये अभिप्रेरणा है। ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। जैसे आपको आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपको क्या लगी है, भूख लगी है। ठीक है, ये आपकी क्या आवश्यकता है। आवश्यकता के लिए किसकी आवश्यकता होगी, भूख। भूख जो ये आवश्यकता है, आपकी भूख क्या है, आवश्यकता है। अब भूख, भूख के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होगी, भोजन की। तो भोजन क्या हमारा एक चालक है ना। चालक, भोजन क्या हो गया, हमारा एक चालक हो गया, और भूख हमारी क्या है, नीड है, यानी आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें क्या करने, क्रिया करने की आवश्यकता है, यानी हम क्या, उद्दीपक क्या करेंगे, हम भोजन बनाएंगे, है ना। तो जब हम भोजन बनाएंगे, जब हमें भूख लगेगी, भूख लगेगी तो हमें क्या होगा, हमें इसकी जो हमारी भूख की क्या है, वो हमारी एक आवश्यकता है। और चालक क्या है, चालक यानी भूख, यानी भोजन को प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा क्या है, हमारी एक चालक है। और यहाँ पे भोजन क्या हो जाएगा, यह एक उद्दीपक हो जाएगा। ठीक है, और इस उद्दीपक, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मोटिवेशन का, यानी फिर हम खाना बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया हो, एक बार और क्लियर कर देते। जैसे ये आपकी क्या है, आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है, मुझे खाना खाना है। ठीक है, खाना खाना किस लिए खाना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। ठीक है, भूख लगी है तो क्या हो गई, आवश्यकता। चालक क्या हो गया कि मुझे खाना खाना चाहिए। क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। ठीक है, भूख लगने के बाद फिर उद्दीपक। उद्दीपक के मतलब क्या, हम क्या करेंगे, भोजन पकाएंगे, खाना बनाएंगे। खाना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जब हम खाना बनाएंगे तो हमें क्या 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 लगी, भूख। भूख लगने के लिए मुझे क्या लगा कि मुझे खाना चाहिए। खाना खाने के लिए मुझे क्या, किसकी आवश्यकता पड़ी, उद्दीपक, यानी खाना बनाने की। ठीक है, खाना बनाने के बाद ये क्या है, यह एक अभिप्रेरणा। इसके लिए हम क्या हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं कि नहीं, मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है इसलिए मुझे खाना क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो गया हो। एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि भूख लगी, भूख आवश्यकता हो गई। चालक क्या हो गया कि मुझे खाना खाना चाहिए, आपके मन में आया कि मुझे खाना खाना चाहिए। अब खाना खाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बनाना पड़ेगा। तो बनाना क्या हो जाएगा, जो उद्दीपक हो जाएगा। उद्दीपक हो जाएगा। अब जब ये उद्दीपक हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मुझे खाना बनाना चाहिए। खाना बनाने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी, उसकी जानकारी पड़ेगी, है ना। तो यह क्या कब होगा, जब आवश्यकता, चालक और उद्दीपक यानी NDI जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, M यानी मोटिवेशन होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ लिया था अभिप्रेरणा, अब हम पढ़ेंगे आवश्यकता। ठीक है, तो आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है, आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। एक होती अनिवार्य और दूसरी होती गैर अनिवार्य यानी अर्जित। और जो जो एक आवश्यकता होती है वह जन्मजात होती है, यानी यह प्राथमिक होती है, और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक होती है। जैसे अब आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे भूख, प्यास, विश्राम, ये हमारी क्या है, यह है हमारी जन्मजात आवश्यकता है, अनिवार्य जन आवश्यकता है। आप कुछ भी करें, आपको भूख लगना ही लगना, प्यास लगना ही लगना, आराम करना ही करना, यह क्या है, आपकी एक प्राथमिक आवश्यकता है। आपको जो भोजन मिले या ना मिले, लेकिन आपको भूख लगेगी। आपको पानी मिले या ना मिले, आपको प्यास लगेगी। ऐसा नहीं है कि अगर पानी नहीं है तो आपको कभी प्यास ही नहीं लगी है। अगर आप 10 दिन ऐसे बिना प्यासे हैं, है ना, आपने खाना नहीं खाया, आप भले ही आपको खाना ना मिले, लेकिन आपको भूख लगना ही लगना है। तो यह हमारी क्या है, प्राथमिक या अनिवार्य आवश्यकता। फिर क्या है, शारीरिक या जैविक।
तो जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वह हमारी शारीरिक या जैविक, यह हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। यह हमारी आवश्यकताएं होना ही होना, चाहे मुझे वो आवश्यकता की पूर्ति हो चाहे ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्ति अत्यंत आवश्यकता है। अब चूंकि यह तो हमारी आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है, यानी अगर हमें भूख लगी तो खाना चाहिए ही चाहिए, प्यास लगी पानी चाहिए, तो इसकी आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि अगर हमें भूख लगी है और भोजन नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ और अधिक समस्या हो जाए। प्यास लगी है, पानी नहीं है, तो हम और अधिक बीमार भी पड़ सकते हैं। हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, अगर उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो हमारे शरीर में क्या क्षति उत्पन्न होगी। तो इसमें क्या होगा कि हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। अगर हम बात करें दूसरी, तो गैर अनिवार्य या अर्जित द्वितीयक, इसे क्या कहते हैं? यह गैर होती है, अनिवार्य नहीं होती है, यह अर्जित होती है और यह द्वितीय आवश्यकता होती है। जैसे उपलब्धि, सत्ता या सम्मान। क्या आपको उपलब्धि नहीं मिलेगी या फिर आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो नहीं पूरा होगा तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं। आप परेशान होंगे? नहीं। सत्ता, सम्मान, प्रशंसा, यह क्या? यह एक द्वितीयक उपलब्धि होती है। इसको व्यक्ति अगर प्राप्त नहीं कर पाता तो व्यक्ति जीवित रह सकता है ना, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का अहित नहीं होगा। फिर क्या है? कृत्रिम या सामाजिक। जो द्वितीय या अर्जित होती है वह एक कृत्रिम होती है या सामाजिक होती है। आवश्यकता जो होती है सामाजिक होती है। जैसे बोलना क्या है? बातें करना या फिर व्यवहार करना, यह एक सामाजिक आवश्यकता है। तो यह अगर कोई हमसे बात नहीं करेगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है। जैसे फिर क्या? पूर्ति अत्यंत आवश्यक नहीं। तो ये जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति होना अनिवार्य नहीं है। अगर यह इसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी यानी द्वितीयक आवश्यकता की, तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो इस प्रकार जो है तो आवश्यकता दो प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? चालक अंतर्नोद या प्रणोद। जैसे प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा होता है। तो चालक क्या है? जैसे कोई आवश्यकता है तो उसके साथ चालक, जैसे विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तार की। गाड़ी के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रोड की। हवा के यानी हवाई जहाज के उड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आसमान की। रेलगाड़ी के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पटरियों की। इसी प्रकार अगर हमारी कोई भी आवश्यकता है तो उस अवस्था का एक चालक होगा, यानी उस अवस्था को उद्दीप्त करने में, उस अवस्था को आवश्यकता को लाने में किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी चालक की। जैसे आपने क्या किया? आपकी आवश्यकता क्या है? भोजन। तो भोजन में किसकी कौन चालक है? भूख। जब आपको भूख लगेगी तभी तो आप भोजन प्राप्त करेंगे। जब आपको प्यास लगे तो आप पानी पिएंगे। तो यह व्यक्ति को निश्चित क्रिया के लिए प्रेरित करती है। यानी अगर हमें भूख लगी तो मुझे खाना खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे प्यास लगे तो मुझे पानी पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यह क्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? उद्दीपक या प्रोत्साहन। जैसे आवश्यकता के कारण चालक की उत्पत्ति होती है एवं उद्दीपक तथा और आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे आवश्यकता के कारण किसकी उत्पत्ति होती है? चालक की। तो जब हमें आवश्यकता क्या हमारी, हमें भोजन प्राप्त करना है, तो चालक की आवश्यक, यहाँ पे अगर देखें तो चालक हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा भूख है। ठीक है। हमारी क्या? भूख। ये हमारा चालक है। तो आवश्यकता के कारण चालक की उत्पत्ति होती है। यानी जब हमारी आवश्यकता क्या हो जाएगी? भोजन की आवश्यकता होगी। जब हमारे पास भोजन की आवश्यकता होगी तो चालक की उत्पत्ति होती है, यानी भूख की उत्पत्ति होती एवं उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो हमें क्या उद्दीपक यहाँ पे क्या? मोटिवेशन। जैसे मुझे क्या आवश्यकता किसकी है? भोजन की। यानी ये आवश्यकता मुझे किसकी है? भोजन की। भोजन के कारण अगर हम जैसे ही भोजन को देखते हैं हमें क्या? भूख लगती है, यानी चालक की उत्पत्ति हो जाती है। हमारे सामने बढ़िया समोसा आ गया, 2 प्लेट चाट मटर डाल के,
तो हमारे वहाँ पे चालक की क्या हो गया, उत्पत्ति हुई, यानी क्या हो गया, भूख लग गई। हमने खाया है, फिर भी हमारे सामने अगर भोजन आ गया या समोसा आ गया तो हम क्या करेंगे, भोजन उसको खाने का प्रयास करेंगे, तो उत्पत्ति होती। एवं उद्दीपक द्वारा स्वयं आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो हमारे मन में जैसे ही आवश्यकता आई, यानी चालक की उत्पत्ति हुई, हमने उस भोजन को, उस समोसे को खाना प्रारंभ कर दिया। तो हमने उद्दीपक के माध्यम से, क्योंकि भोजन खाना हमारा एक उद्दीपक हो गया, वहाँ पे जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो गई, यानी हमारी जो भूख थी वह पूर्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार जैसे फिर आगे देखेंगे, जिस वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति होती है वह क्या होती है, उद्दीपक होती है। जैसे भूख क्या है, एक चालक है। तो भोजन क्या है, यह प्रोत्साहन है। प्यास चालक हो गया, तो पानी क्या हो गया, प्रोत्साहन हो गया। जैसे अगर हमें भूख लगेगी तो हम भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, अगर हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पीने के लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे, और प्रोत्साहित पानी क्या हो जाए, हमारी आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा उद्दीपक या प्रोत्साहन, इसी को हम उद्दीपक कहते हैं या प्रोत्साहन कहते हैं। यहाँ पे जो उद्दीपक है यह प्रोत्साहन होगा, यानी आवश्यकता के कारण क्या कि चालक की उत्पत्ति होती, और प्रोत्साहन द्वारा यानी उस भोजन के द्वारा हम उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, आवश्यकता हमारी क्या हो गई, हमें आवश्यकता क्या हो गई, हमारी भोजन हो गई, चालक क्या हो गई, भूख हो गई, और जो खाना है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए आवश्यकता क्या है। जैसे आवश्यकता का मतलब होता है समोसा, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, समोसा हो गया क्या हमारा आवश्यकता, चालक क्या हो गई हमारी भूख। ठीक है, तो आवश्यकता तो समोसा हो गया, तो क्या हमारे पास समोसा आ गया, नहीं आया। हमें इच्छा है कि हम समोसा खाएं, लेकिन वहाँ पे वास्तविक रूप में समोसा तो नहीं आया। तो आवश्यकता क्या है हमारी, समोसा खाने की। तो जब हमारी आवश्यकता होगी समोसा खाने की, तो हमें चालक क्या, किसकी जरूरत, भूख की। जब हमें भूख होगी तभी ना हम समोसा खाएंगे। फिर उद्दीपक यानी यहाँ पे वास्तव में समोसा है। उद्दीपक क्या है, एक प्रोत्साहन, यानी यह समोसा है। तो इस प्रकार हमें आवश्यकता पड़ेगी तो भूख होगी, और भूख होगी तो हमें जो है तो प्रोत्साहन यानी उद्दीपक की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, अभी मोटिवेशन पढ़ लिया, अभी प्रेरक पढ़ेंगे अब हम, है ना। आवश्यकता पढ़ी, अब हम अभिप्रेरक पढ़ेंगे। तो अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आवश्यकता 2 प्रकार की होती है, उसी प्रकार अभिप्रेरक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले क्या है, पहला है प्राकृतिक जन्मजात व आंतरिक अभिप्रेरक। तो प्राकृतिक जन्मजात व आंतरिक अभिप्रेरक कौन कौन से हैं, भूख है, प्यास है, नींद है, शारीरिक व जैविक। तो ये प्राकृतिक एवं जन्मजात है, क्योंकि भूख हमें जन्मजात होती है, भूख को कहीं से अलग से लाना नहीं पड़ता। प्यास हमारी जन्मजात है, नींद लेना हमारी जन्मजात है। इसी प्रकार द्वितीयक में बात करें तो कृत्रिम या अर्जित होती है, यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, पर्यावरण या मनोसामाजिक, यह हमारे द्वितीयक अभिप्रेरक होते हैं। यानी इन अभिप्रेरकों की पूर्ति होने के बाद, यानी हमने भोजन प्राप्त कर लिया, हमने पानी प्राप्त कर लिया, हमें नींद प्राप्त हो गई, हमारी शारीरिक और जैविक आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद फिर हमें अन्य आवश्यकता पड़ती है सम्मान की, यानी समाज में हमारा सम्मान बना रहे, हमारी समाज में प्रतिष्ठा रही, लोगों के प्रति हमारी उपलब्धि बनी रहे, हम पर्यावरण के प्रति क्या रहें, सजग रहें, हम मानो सामाजिक रूप से संपन्न रहें, सम्मानित रहें, प्रतिष्ठा रहे, हमारी उपलब्धि रहे। इस प्रकार क्या ये हमारी द्वितीयक या अर्जित बाहरी अभिप्रेरक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, हमने जो हमारे थॉमसन महोदय हैं उन्होंने अभिप्रेरक के 2 प्रकार बताए हैं। पहला क्या, स्वाभाविक, और दूसरा कृत्रिम, यानी वही जो हमारी स्वाभाविक या अर्जित, ये जो हमारी मूलभूत है, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हमारी स्वाभाविक है, ये हमें
आना ही आना, हमारी आवश्यकता ये हमें होना ही होना। कृत्रिम में क्या, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, तो यह क्या कृत्रिम होती है, यानी इसका ये ना भी मिले तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मेस्लो ने क्या कहा कि स्वाभाविक को जन्मजात कहा और इसे अर्जित कहा। ठीक है, गैरेट महोदय ने इसे 3 प्रकार बताए। पहला जैविक, यानी भूख प्यास, ये हमारी क्या जैविक है। मनोवैज्ञानिक, जो हमारी मानवीय आवश्यकता होती है वह हमारी मनोवैज्ञानिक है। और सामाजिक, यानी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये हमारी सामाजिक जो है तो अभिप्रेरक है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का जन्म कैसे होता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति किसी व्यवहार को क्यों करता है। तो पहला क्या, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के सिद्धांत की, तो अभिप्रेरणा का जन्म कैसे होता है, क्यों हमारे अंदर अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का जन्म होता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर व्यवहार को यानी मोटिवेशन को क्यों करता है। जैसे पहला क्या है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। यह सिद्धांत मैकडूगल सन 1905 में दिया था। किसने दिया था, मैकडूगल ने 1905 में दिया था। उन्होंने यह कहा कि प्राणी द्वारा किया गया व्यवहार अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। जैसे प्राणी द्वारा, तो वह किसी भी प्राणी हो तो उस प्राणी के द्वारा किया गया व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। जैसे कोई बालक है, उस बालक को क्या, हंसने की आदत है। ठीक है, किसी को रोने की आदत है, किसी को ज़्यादा चिल्लाने की आदत है, तो वह अपना व्यवहार, जैसे आपसे अगर वह बात करेगा तो आपसे चिल्ला के बात करेगा। अगर वह क्रोधी प्रवृत्ति का है तो आपसे क्रोध में यानी गुस्से में बात करेगा। तो उसका जो व्यवहार है उसकी मूल प्रवृत्ति को क्या करता है, उजागर करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, वह दूसरों की बहुत मदद करता है। यानी उसने आपकी मदद की, किसी दूसरे की मदद की, तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति हो गई। कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो वो आपसे भी झूठ बोलेगा, किसी दूसरे से भी झूठ बोलेगा, किसी और दूसरे से भी झूठ बोलेगा। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी व्यवहार को मूल प्रवृत्ति अपने व्यवहार को क्या करता है, मूल प्रवृत्ति के कारण करता है, यानी उसकी आदत होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति वह कार्य या व्यवहार जो जन्मजात होता है। तो मूल प्रवृत्ति हमारी क्या, जन्मजात है, यानी हमें जो है तो ये कुछ आदतें हमें जन्मजात मिलती हैं। जैसे कोई झूठ बोलता है, कोई बातें करता है, ज़्यादा करता है, कोई फेंकता है। आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग फेंकते रहते हैं, तो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति शब्द विलियम्स जेम्स, अमेरिका, मनोवैज्ञानिक की द्वितीय प्रयोगशाला। तो मूल प्रवृत्ति जो है तो वह विलियम जेम्स, जो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी द्वितीय प्रयोगशाला में दिया था। ठीक है, मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या होती हैं कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी मूल प्रवृत्ति अर्जित नहीं होती, यह किसी बाहरी जगह से नहीं आई, यह व्यक्ति के अंदर स्वयं निर्मित होती है और यह जन्मजात होती है। यह अचेतन मन का भाग है। तो जो मूल प्रवृत्ति होती है यह किसका भाग है, अचेतन मन का। यह चेतन मन का भाग नहीं है। जैसे चेतन मन में इसका 10% भाग रहता है और यह अचेतन मन में 90%। जैसे अगर आपके मन में आपने किसको देखा, शेर को देखा, जैसे ही आपने शेर को देखा तो आप क्या, शेर को देखते ही आप क्या हो गए, भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि आपको यह डर था कि कहीं शेर हमें खा न ले। तो आपके मन में यह क्या है, 90% है, क्योंकि अचेतन मन क्या, आपके सामने जैसे ही शेर आया, तो शेर क्या एक परिस्थिति है, आपके सामने आप घूमने गए कहीं पार्क देखे और आपके सामने अचानक शेर आ जाए तो आप क्या करें, डर के मारे वहाँ पे भागने लगेंगे, भागने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो आपके सामने एक परिस्थिति आई है। लेकिन अगर यही डर जो अचेतन मन में है, अगर यह चेतन मन में होता, यानी ये 90 अगर चेतन मन की जगह होता तो आप बस भागते ही रहते, क्योंकि आपके मन में ये भय रहता
कि मेरे पास शेर पीछे पड़ा है, भले ही आपके पीछे शेर ना पड़ा हो, लेकिन आपके मन में ये लगेगा कि मुझे मेरे पीछे शेर पड़ेगा, तो आप बस भागते ही रहते। अगर किसी बिल्ली को भी देख लेते तो वो शेर दिखाई देता, तो आप इसीलिए जो है तो अचेतन मन में जो है तो डर है कि जो मूल प्रवृत्ति होती है अचेतन मन का ही एक हिस्सा होती है। यानी आपको कुछ पल के लिए हंसें, कुछ पल के लिए रोएं, कुछ पल के लिए है ना गाना गाएं, कुछ पल के लिए आपको डर लगा, कुछ भय लगा, तो इस प्रकार यह क्या है, यह मूल प्रवृत्ति जो है तो यह एक अचेतन मन का भाग है, यह चेतन मन का भाग नहीं है। ठीक है, ठीक है। सार्वभौमिक, तो जो मूल प्रवृत्ति होती है वह सार्वभौमिक होती है, वह किसी एक विशेष व्यक्ति के अंतर्गत अंतर नहीं आती। यह जो होती है यह हर व्यक्ति और हर प्राणी के अंदर होती है, चाहे वह पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो। ठीक है, आदतों से भिन्न होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वह आदतों से क्या होती है, अलग होती है। यानी किसी की अंदर अच्छी आदतें हैं, किसी के अंदर बुरी आदतें हैं, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति होती है वह आदतों से भिन्न होती है। ठीक है, व्यवहार का संचालन करती है, कौन करती है, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के द्वारा ही हम अपने व्यवहारों का संचालन करते हैं, है ना। जैसे हमें कहीं पे अगर हंसने की आवश्यकता है तो हम हंसेंगे, कहीं पे अगर हमें रोने की आवश्यकता है तो हम रोएंगे, कहीं पे हमें बोलने का व्यवहार संपादन करना है तो हम वहाँ पे बोलेंगे। तो इस प्रकार जो है तो मूल प्रवृत्ति के द्वारा हम अपने व्यवहारों का यानी अपने क्रियाकलापों का संचालन करते हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती, किसी व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति कम होती है, किसी व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। यानी यह जो है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर समान रूप से स्थापित नहीं होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा लोभी होता है, तो इस प्रकार जो है तो मूल प्रवृत्ति एक जगह समान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने मूल प्रवृत्ति देखा, अब हम देखेंगे संवेग यानी भावनाएं। तो मूल प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है तो संवेग क्या है, मूल प्रवृत्ति का ही एक भाग है। तो मूल प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न व्यवहार मनोशारीरिक होते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति के कारण जो उत्पन्न व्यवहार होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें हंसना है तो हाँ, हंसना क्या हमारी मूल प्रवृत्ति है, लेकिन यह किसका भाग है, एक अचेतन मन का। हम तो लगातार हमेशा हंसते नहीं हैं, हम तो परिस्थिति आने पर हंसते हैं, है ना। इस प्रकार तो उत्पन्न व्यवहार मनोशारीरिक होते हैं, यानी मन और शारीरिक से संबंध होते हैं। यानी जब हम हंसेंगे तो कहाँ से हंसेंगे, शरीर के माध्यम से हंसेंगे, गाना गाएंगे तो किसके माध्यम से गाएंगे, मुख के माध्यम से। तो यह क्या होता है, मनोशारीरिक होती है। ठीक है, मन के द्वारा नियंत्रित व शरीर के द्वारा प्रदर्शित। जो मूल प्रवृत्ति होती है यानी यह किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मन के द्वारा। जैसे आप किसी शोक सभा में गए तो आपके मन में क्या कि यहाँ पे मुझे शांत रहना चाहिए। ठीक है, आपके मन में ये आया कि मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन आपने उसको किसके माध्यम से प्रदर्शित किया, शरीर के माध्यम से प्रदर्शित किया। आप किसी शादी में गए, आपकी शादी में आपका दोस्त की शादी हो रहा है, आपने क्या किया कि नहीं मुझे तो डांस करना चाहिए इसकी शादी में, तो आपके मन में आया कि मैं डांस करूं, लेकिन आप किस माध्यम से डांस को प्रदर्शित करेंगे, शरीर के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार क्या है, जो शरीर के द्वारा जो है तो मूल प्रवृत्ति को क्या यानी संवेग को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, और जो शरीर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति तथा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग बताया है। ठीक है, जैसे मूल प्रवृत्ति हमारी क्या है, पलायन, संवेग क्या है, भय। तो हमने पलायन यानी हम किसके माध्यम से कारण भाग दिए, भय के। यानी जैसे ही हमारे सामने शेर आया तो जब हमारे पास शेर आया तो हमारे मन में क्या, भय लगा, और जब भय लगा तो हम क्या लिए, तो वहाँ से चुप नौ दो गेरा हो गए। युत उत्साह यानी क्रोध, तो जब हमें गुस्सा आएगा तब हम जो है तो वहाँ पे युत उत्साह यानी जो है तो क्रोध का व्यवहार करेंगे। ठीक है, अगर हमारे अंदर घृणा आ जाएगी तो हम दूसरों को ना पसंद करेंगे, यानी जब हम दूसरों को ना पसंद करेंगे तो हम किसके कारण ना करेंगे, घृणा के, यानी उनके प्रति हमारे मन में घृणा का भाव है। ठीक है, संतान कामना, यानी जब हम संतान की कामना कब करेंगे, जब हमारे अंदर वात्सल मूल संवेग आएगा। संवेग का मतलब भावना, यहाँ पे यह
भावनाएं हैं, इसको हम भावना कहते हैं। ठीक है। फिर क्या, आश्चर्य, यानी जैसे ही हमें आश्चर्य लगा, यानी कोई बात हमने सुनी, ऐसी बात सुनी कि हम यह आश्चर्य लगा कि भाई उसके साथ क्या हो गया। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त क्या हो गया, पुलिस में हो गया और आप वहां से जा रहे हैं। आपने देखा कि उसके घर के सामने बढ़िया बैंड बाजा धूम धड़ाके से बज रहा है, तो आपको वहां पे आश्चर्य लगा और आप क्या करेंगे, उसको जानने की आपके मन में क्या उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आत्महीनता, यानी आत्महीनता आएगी, यानी जब हमारे अंदर आत्महीनता आएगी तो हम स्वयं को क्या करेंगे, नापसंद करेंगे। जैसे आपके अंदर आत्मगौरव है ना, आत्मगौरव जब आएगा तो आपके अंदर अभिमान आएगा, यानी स्वाभिमान के लिए आदमी के अंदर जब भाव आएगा। फिर सामूहिकता का भाव, यदि आप समूह में हैं तो आपके अंदर एकाकीपन का भाव आएगा, यानी आप वहाँ पे अलग होने का प्रयास करेंगे। भोजन अन्वेषण यानी भोजन तभी पकाएंगे जब आपको भूख लगेगी। इस प्रकार जो है तो संवेग और मूल वृत्ति का वो संबंध रहता है। फिर इसके बाद देखिए, संग्रहण की प्रवृत्ति, तो अधिकार, यानी जब आपके अंदर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी या फिर उस पर अधिकार करने की भावना जागृत होगी तो आप उस पर संग्रहण की प्रवृत्ति जागृत होगी। कृति भाव, रचनाभूति, यानी रचनात्मकता या सृजनात्मकता का भाव आपके अंदर आएगा तो तब आप क्या करेंगे, रचनात्मक या सृजनात्मक करेंगे। ठीक है। अगर करुणा है तो आपको दया, हास्य है तो आप आमोद आएगा, है ना, काम आएगा तो आपके अंदर कामुकता का भाव जागृत होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता की मांग का सिद्धांत, अब्राहम मेस्लो, जिन्हें मानवतावाद संप्रदाय का त्रिपादक कहा जाता है। तो ये जो आवश्यकता की मांग का सिद्धांत दिया है, ये किसने दिया है, अब्राहम मेस्लो ने दिया। उन्हें क्या कहा जाता है कि मानवतावाद संप्रदाय का क्या कहा जाता है, त्रिपादक कहा जाता है। उन्होंने जो है तो तीन यहाँ पे आवश्यकता के भाव वो दिए। ठीक है। जैसे समझते हैं यहाँ पे जो पहला है शारीरिक जैविक, यानी काम, जो निरंतर स्तर इदम, यहाँ पे अगर देखें तो जो प्राथमिक है तो आप जो मनुष्य की जो सबसे प्राथमिक या जैविक आवश्यकता वह भूख प्यास नींद, यानी जब व्यक्ति की भूख प्यास नींद क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो जैसे ही संपन्न हुई फिर उसको किसकी आवश्यकता है, दूसरे सुरक्षा, कपड़ा, मकान, यानी उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है और मकान, है ना। जब ये आवश्यकताएं भी पूरी हो जाने के बाद फिर उसको किसकी आवश्यकता होती है, समाज में, यानी प्रेम स्नेह अपमान की आवश्यकता होती है। जब इसकी आवश्यकता होती है पूरी होने के बाद क्या हो जाता है, फिर प्रतिष्ठा मान सम्मान की उसके आवश्यकता होती है। यानी जैसे सीढ़ी को चढ़ता जाता है उसी प्रकार उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। फिर उसको होता है आत्मसिद्धि। जब इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है इसके बाद उसे आत्मसिद्धि यानी जो है तो वह अपने आप को क्या समझने लगता है, सर्वोच्च समझने लगता है। यानी जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो गई फिर वह अपने आप को सर्वोच्च समझने लगेगा, क्योंकि उसकी जो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तब वह अपने आप को सर्वोच्च समझेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के मूल कारक क्या हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति और दूसरा अचेतन मन। मूल प्रवृत्ति क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति। तो मूल जो अभिप्रेरणा है इसके मूल कारक क्या हो गया, जीवन मूल प्रवृत्ति। जब व्यक्ति के अंदर जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है तो वह क्या करता है, सकारात्मक कार्य करता है, यानी वह ऐसे कार्य करता है जिससे किसी को किसी भी प्रकार की हानि या आपत्ति ना हो, क्योंकि उसे एक दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध स्थापित करना होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के अंदर मृत्यु की मूल प्रवृत्ति आ जाती है तो वह कौन सा कार्य करता है, विध्वंसात्मक कार्य करता है, यानी वह दूसरों से लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज ये सब करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है तो एक विध्वंसात्मक कार्य करता है, जिसके कारण वह ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी
मरु, है ना। इस प्रकार ये कि कौन सी है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का मूल। दूसरा क्या, अचेतन मन। अचेतन मन वही जब हमने आपको बताया कि अचेतन मन में दबी इच्छाओं के कारण कार्य करता है। यानी किसी एक व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ इच्छाएं दबी हैं, वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता था, लेकिन किसी न किसी कारणवश से क्या करता हुआ उन इच्छाओं को दबा देता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ कि जैसे ये आप बाजार गए, आपको क्या किया कि समोसा खाने का मन किया, लेकिन आपका पेट गड़बड़ होने के कारण आपने उस इच्छा को क्या किया, दबा दिया। यानी मेरा पेट दर्द करता है, अगर मैं समोसा खा लूँगा तो मेरी और समस्या बढ़ जाए। तो आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त अपनी इच्छा को दबा दिया। लेकिन जैसे ही आप ठीक हो गए, आप जैसे ही ठीक हुए, गच्च से पहुंच गए कहाँ, दुकान में बढ़िया 2 की जगह 6 समोसा झेल दिए। तो वो क्या है कि आप अचेतन, आपने उस इच्छा को कहाँ दबाया था, चेतन मन में नहीं दबाया था। अगर आप चेतन मन में दबा देते उसको, तो आप कभी समोसा ही नहीं खाते। आपने उसको अचेतन मन में दबा दिया कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अचेतन मन यह अभिप्रेरणा के मूल कारक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का प्रणोद यानी चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो क्लार्क हल 1943 में किसने दिया, क्लार्क हल ने। उन्होंने कहा कि अनुक्रिया आरंभ यानी चालू करने में चालक को महत्वपूर्ण माना है। अनुक्रिया क्या है कि हमें खाना खाना है, तो खाना खाएंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, चालक की। जब हमें भूख लगेगी तब ना हम खाना खाएंगे, ठीक है। हमें प्यास लगेगी तब ना पानी पिएंगे। हम आराम करेंगे जब हमें थकान लगेगी। तो ये प्रणोद व्यक्ति के आंतरिक तनाव उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस हो गया, क्लियर हो गया साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था और मैं आशा करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। और ये बाल अवस्था बाल विकास का टॉपिक था। इसके बाद हम और कई सारे टॉपिक है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और जो है तो मैं सारी वीडियो जो है तो MP टेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सारी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, और आप उसको देखिए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।